हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं हबीब खान और मैं हूं शहबाज अशरफ। शुजा कुरैशी इज़ ऑन लीव एंड ही विल बी ज्वाइनिंग अस सून। अब बात करते हैं कुछ मार्केट की। तो रिजल्ट्स का सीजन है, नेक्स्ट वीक एचबीएल एंड पीएसओ के रिजल्ट्स हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। इस हफ्ते मार्केट जो है वो खासी वॉलेटाइल रही और मार्केट में हमने देखा कि मंडे का जो सेशन था वो खासा नेगेटिव रहा। ट्यूसडे को भी नेगेटिव जो सेंटिमेंट्स है वो मार्केट में बरकरार रहे। वेडनेसडे कुछ मार्केट ने बाउंस बैक किया, बट फ्राइडे एंड थर्सडे दोनों दिन हमने देखा कि मार्केट में इन्वेस्टर्स खासे मोहतात रहे और मार्केट पॉइंट्स जो है वो लूज़ करती दिखाई दी। इस वीक मार्केट जो है वो 6,900 पॉइंट्स की रेंज बाउंड रही और 178,275 पॉइंट्स जो है हमने देखा कि मार्केट ने लो बनाया, जबकि अगर हाई की बात करें तो मंडे को 185,650 का मार्केट ने हाई शो किया। सो इन द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और द बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते मार्केट में हमने देखा कि बेयर्स हावी रहे और KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने 4,527 पॉइंट्स यानी 2.5% जो है वो लॉस हुआ और मार्केट 179,603 पर जो है वो बंद हुई। अब नज़र डालते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पर। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स पर अगर नज़र डालें तो AGP विद 12% जो है वो टॉप गेनर्स पर रहा, जबकि SS ऑयल मिल्स 9.8% के साथ सेकंड नंबर पर, एंग्रो होल्डिंग्स 7.1% और स्टैंडर्ड चार्टर्ड्स 5.1%, जबकि सिटी फार्मा 4.4% के साथ जो है वो टॉप गेनर्स में शामिल रहा। इसी तरह अगर टॉप लूजर्स पर नज़र डालें इस हफ्ते के तो अस्करी बैंक 15.7% के साथ जो है वो लूजर्स में टॉप पे रहा। यूनिटी फूड्स जो है वो 11.2%, PPL 9.6%, पाक जेन 9.4% और बैंक ऑफ पंजाब 9.3% के साथ टॉप लूजर्स में शामिल रहा। इस हफ्ते मार्केट नेगेटिव रही और इस नेगेटिविटी की क्या वजूहत थी, चलते हैं बिग स्टोरी की तरफ। अच्छा, मंडे को हमने देखा कि मार्केट में मूडीज़ की जो रिपोर्ट थी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, जिसमें मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग पॉजिटिव से स्टेबल में जो है वो कन्वर्ट की थी, जिसके बाद बैंक्स जो हमने देखा उसमें कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखे मार्केट में। इसी तरह फिर कंटिन्यूटी में यही सिनेरियो हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हुई जिसमें हमने देखा ड्यूरिंग वीक उसका एक इम्पैक्ट हमें मार्केट में दिखाई दिया, जो कि ख़ास तौर पर थर्सडे हमने देखा कि वो बड़ा विजिबल रहा मार्केट में और 2000 अबव मार्केट ने पॉइंट्स लूज़ किए। और साथ साथ मार्केट में हमने देखा कि रिजल्ट जो आ रहे हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं और साथ साथ इनलाइन भी हैं, बट उनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं कि इस पूरे हफ्ते में हमें मार्केट में खासा विजिबल रहा। अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते में आने वाले कुछ डेटा की। तो ऑटो सेल्स का नंबर्स हमने देखा कि इस हफ्ते में हमें देखने को मिला और बड़े ज़बरदस्त नंबर से 23,055 यूनिट्स जो है वो जनवरी के मंथ में सेल हुए, जो पामा के नंबर्स हैं। और ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो 74% की जंप है, जबकि मंथ ऑन मंथ 35% का जंप देखा गया है। इसी तरह अगर 7 मंथ पे बात करें तो 7 मंथ्स में 111,377 यूनिट्स जो है वो अब तक सोल्ड आउट हो चुके हैं पामा के नंबर्स के मुताबिक और 44% इस वक्त ऑटो सेल्स के नंबर में हम देख रहे हैं कि जंप है। इसी तरह अगर टू व्हीलर्स के नंबर पर नज़र डालें तो जनवरी में टू व्हीलर्स के नंबर्स भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त रहे। 176,429 यूनिट्स जो है वो जनवरी के महीने में सोल्ड आउट हुए, 11% का इजाफा है मंथ ऑन मंथ, जबकि ईयर ऑन ईयर जो है वो 33% का इजाफा है। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि एटलस होंडा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ मंथ से रिकॉर्ड नंबर्स शो कर रहा है और इस महीने भी रिकॉर्ड नंबर्स हैं। 157,059 यूनिट्स जो हैं, जो कि 9.7% का ओवरऑल जंप है, वो उसने शो किए हैं। शहबाज, बड़े ज़बरदस्त नंबर्स हैं ऑटो सेल्स के। हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स बहुत अच्छे नंबर्स दिखा रहे हैं। ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं ऑटो सेक्टर को? देखिए, हम नंबर्स अगर नज़र रखें फॉर द लास्ट आई थिंक 7-8 मंथ्स एंड इवन फॉर दिस लास्ट फिस्कल 26 हमने देखे हैं, 25 के एंड में देखे थे कि नंबर्स काफ़ी एक्सेप्शनल आ रहे हैं। अगर उसका आप रीजन अगर कुछ रीजन जान लें तो अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट पहले 22% थे, वो अब तकरीबन 10.5% पे आ गए, तो उसका एक मेन रीज़न है। और दूसरा मेन रीज़न एक और है कि देयर इज इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सिर्फ गाड़ियाँ या पैसेंजर्स कार्स नहीं बेहतर हो रही, अगर आप देखें जो आपकी हाई कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल, वो भी बेहतर हो रही हैं। सिर्फ इस पूरे 7 महीने में आप देखें वेदर पैसेंजर कार्स हो या आपकी LCVs हो या आपकी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हो, सबकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। और आप स्पेशली अगर आप देखें फॉर द मंथ जो आपका नंबर आया है वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हाई नंबर है, 43 मंथ का हाई नंबर है। सिर्फ इसमें एक नेगेटिविटी है रिगार्डिंग व्हेन टॉक अबाउट ऑटो नंबर्स, वो आपके ट्रैक्टर्स के नंबर्स हैं।
प्रैक्टिस के नंबर फॉर द मंथ ऑफ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन बेसिस पे और इवन 7 ऑन बेसिस पे नेगेटिव है. सो अगर आप ओवरऑल एक इस तरह भी देखें कि जो जैन का नंबर था, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा, मगर नंबर्स हमारे सरप्राइजिंग से भी काफ़ी बेहतर आया है. और जहाँ तक आपने एक और बात करी रिगार्डिंग एटलस होंडा, अगर आप एटलस होंडास के नंबर देखें पिछले 7 महीने से वो एक कंसेक्यूटिवली रिकॉर्ड नंबर्स देख रही है, और उसकी वजह से हमने देखा है कि इसकी रिफ्लेक्शन जो है परफॉर्मेंस की स्टॉक में भी आई है. और हम इसका रीज़न ये भी देख रहे हैं, अगर आप टोटल एटलस होंडास के नंबर देखें या इसमें अगर 2 व्हीलर्स की हम बात करें तो मेजर जो मार्केट शेयर है वो एटलस होंडा के पास ही भी है. और ऐसा लग रहा है कि जो भी लेटेस्ट नंबर आया है, अगर इसी को एनालाइज कर दें, जो इनिशियल कंपनी एक्सपेक्टेशन है उससे ही बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है. तो लग यही रहा है कि ओवरऑल यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ स्टेबल ही रहते हैं, सो वी कैन सी सम फर्दर पिकअप इन एक्टिविटीज़ इन ऑटो नंबर्स. और हम ये भी देख रहे हैं कि इन द लास्ट फ्यू मंथ्स काफ़ी न्यू लॉन्चेस हुई हैं, सो वहाँ भी काफ़ी यूफोरिया है. सो ओवरऑल मेरे ख्याल से एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स. और हम इसकी रिफ्लेक्शन ये भी देखेंगे जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो भी काफ़ी डिसेंट होंगे गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा शहबाज, रेमिटेंसेस के भी नंबर हैं, अगर उन पे कुछ नज़र डालते हैं तो रेमिटेंसेस की ओवरऑल बात करें तो जनवरी में $3.4 बिलियन का नंबर है, जो कि ईयर ऑन ईयर तो 15% का अप है, बट मंथ ऑन मंथ कंपैरेटिव टू दिसंबर हम देख रहे हैं कि 4% की कुछ कमी देखने को मिल रही है. इसी तरह ओवरऑल 7 मंथ का अगर नंबर देखें तो उसमें हमें दिख रहा है कि 23.2 बिलियन जो है वो देख रहे हैं, जबकि 11% का ईयर ऑन ईयर जंप है. अच्छा शहबाज, रेमिटेंसेस के नंबर्स हमने देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त हैं. ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो हमेशा बड़ा पॉजिटिव एक अपना रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में. एक्सपोर्ट्स के नंबर हमने देखा कि कम हो रहे हैं, रेमिटेंसेस के नंबर बढ़ रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देख रहे हैं, क्या समझ आता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या किरदार है? देखिए ओवरऑल देखें रेमिटेंसेस के नंबर काफ़ी रोबस्ट हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट ये है कि लास्ट जो साल के जो रेमिटेंसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे, और डिस्पाइट ऑफ हाई बेस इफेक्ट हम देखें नंबर स्टिल भी कंटिन्यू रह रहे हैं. और आप इस 7 महीने में एवरेज देखें रेमिटेंस का नंबर $3.3 बिलियन है, और इस महीने का नंबर ऑल्दो मंथ और मंथ तो नीचे की तरफ आया है, बट इस अबव एवरेज. और हमें ये लग रहा है कि जो स्टेट बैंक का जो टारगेट है पूरे रेमिटेंस का साल का तकरीबन 40 से 41 अरब रुपए है, वो आई थिंक जो ईजिली अचीव हो जाएगा. अगर आप ओवरऑल देखें कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स हैं, बट हमें सबसे बड़ी आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन जो आपका जिसकी वजह से आपके जो फॉरेक्स नंबर्स बेहतर हो रहे हैं वो रेमिटेंसेज हैं. और आप इसको इस एंगल से भी देखें कि जो आपकी रेमिटेंसेज एज ए परसेंट ऑफ GDP वो तकरीबन 10% पहुँच गई हैं. वेर अगर आप रीजनली देखें इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम वो 5% है. तो हमारी बहुत बड़ी रिलायंस रेमिटेंसेज में है. बट गोइंग फॉरवर्ड हमें ये लगता है कि बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट ये नंबर्स काफ़ी स्टैग्नेंट हो सकता है इन ईयर्स टू हेड. हमने ये भी देखा है कि लेटली अगर आप जानते हैं, जहाँ तक आपने वर्कर्स की बात करी कि कुछ नंबर्स हमें देख रहे हैं UAE में काफ़ी कम हो रहे हैं, ये जो आपके नए लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, वेरा जो सऊदी अरेबिया वहाँ नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड रिलायंस ऑन रेमिटेंसेज एक अच्छी बात है, बट आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि एक्सपोर्ट को किस तरह वो बढ़ाएं. बट ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप देखें, अगर आप कुछ जो लास्ट वीक नंबर आया था ट्रेड डेफिसिट का ऑन द लोअर साइड था, और रेमिटेंसेस काफ़ी फ्लैटिश है मंथ ऑन मंथ, ऑल्दो डाउन है 4%. सो हमें लग रहा है कि लास्ट मंथ जो दिसंबर में आपका नंबर करंट अकाउंट का नेगेटिव आया था अबाउट $244 मिलियन का, हमें लग रहा है कि बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड डेफिसिट एंड रोबस्ट स्टैग्नेंसी इन रेमिटेंसेस, इस महीने का जो नंबर होगा करंट अकाउंट का वो पॉजिटिव. अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ. आज हमें ज्वाइन किया है माज आजम, हेड ऑफ रिसर्च ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट. माज, वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अच्छा माज, ईफर्ट का हमने देखा कि इस हफ्ते में रिजल्ट आया, और ईफर्ट का रिजल्ट बिलो द एक्सपेक्टेशंस रहा. डिविडेंड भी कुछ खास देखने को नहीं मिले. गोइंग फॉरवर्ड अब आप ईफर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक जो रिज़ल्ट था वो एक तो आपको पता है कि इन्वेंट्री क्लियर करनी थी, तो काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स देने पड़े, अप टू 400 to 450 पर बैग आई थिंक यहाँ तक पहुँच गए थे. फिर दूसरा थोड़ा सा SGNA भी बढ़ा हुआ था, फिर सुपर टैक्स का भी एक इम्पैक्ट था. तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आई थिंक अर्निंग्स जो हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशंस रहीं. दूसरा जो डिविडेंड था वो डिविडेंड भी आई थिंक इसलिए रहा क्योंकि एक तो अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखेंगे ना तो वो आई थिंक थोड़ी सी डिटेरिएट होते हुए नज़र आ रही है. जो बोरिंग है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली अप हो गई है. इनको GIDC की भी आई थिंक पेमेंट करनी पड़ी जाएगी, तो उसका भी कुछ ना कुछ कैश फ्लो इम्पैक्ट आएगा. तो आई थिंक, और फिर एक जो ये केपेक्स प्रोग्राम में भी जा रहे थे गैस से रेलेवेंट एक कंप्रेशन प्रोजेक्ट जो था इनका, गैस प्रेशर एनहांसमेंट के लिए कंप्रेशन प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस पर भी, तो उसके लिए भी आई थिंक इन्होंने लोन लिया हुआ है, तो उसकी भी रीपेमेंट्स होंगी. तो आई थिंक बैलेंस शीट पोजीशन को जिस तरह की है कि आई थिंक हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो पहले एक हिस्टोरिकल ये 100% के अराउंड पे आउट मेंटेन किया करते थे वो शायद थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा.
सो बाकी आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तो आपको वॉल्यूम्स जो है ऑलरेडी थोड़े से डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, जनवरी के नंबर काफ़ी कम आए हैं। आगे गोइंग फॉरवर्ड देखना होगा कि जब तक डीलर के पास कुछ अपनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो क्लियर होती है, फिर ओवरऑल आगे गोइंग फॉरवर्ड सीजन्स किस तरीके के रहते हैं या डिमांड किस तरीके की रहती है, तो हो सकता है कि वॉल्यूम भी लास्ट ईयर के मुकाबले में थोड़े से या तो फ्लैटिश या थोड़े से डिप ही हमें मिले। तो अर्निंग्स शायद अगले साल इवन दो शायद थोड़ी सी इंप्रूव होगी, बट आई थिंक सॉफ्ट ही रहेगी। और डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस भी हमारा ये ख्याल है कि थोड़े से शायद पे आउट के अंदर जो है हम कट देख सकते होंगे गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा आज़म, माज एक चीज़ बताएं कि स्पेशली अगर आप ईफर्ट में देखें, हमने सुपर टैक्स देखा तो लग तो ये रहा है कि जो ईफर्ट था वो पहले सुपर टैक्स बुक नहीं कर रहा था। सो आपका क्या व्यू है कि सुपर टैक्स का जो उन्होंने टैक्स बुक करा है अबाउट 2 बिलियन रुपीज़ का, ये एक रिकरिंग एलिमेंट है फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड? और इसी में अगर मैं चीज़ ऐड करूँ कि आई थिंक अभी आपने देखा कि लेटली गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आई वॉज रिगार्डिंग GIDC, तो GIDC का कुछ क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑन ईफर्ट गोइंग फॉरवर्ड? या ये कंपनी ऑलरेडी इसको बुक कर रही थी, प्रोवाइड कर रही थी अकाउंट्स में, या नहीं कर रही थी? इसमें क्या व्यू है आपका ओवरऑल? सो आई थिंक सुपर टैक्स का इम्पैक्ट तो वन ऑफ था। बाकी जो GIDC से रेलिवेंट है, आई थिंक कोई 19 बिलियन की कुछ इनको पेमेंट करनी है और वो उन्होंने प्रोवाइड भी किया हुआ है ऑलरेडी उसको, तो उसका आई थिंक कैश फ्लो इम्पैक्ट होगा। बाकी कुछ रिसीवेबल्स भी पड़े हुए हैं इनके, कुछ आई थिंक उसको कम्युनिटिव अगर बना रहे कोई आई थिंक 10-11 अरब के, तो आई थिंक कोई 7-8 अरब जो है इनको शायद गवर्नमेंट को शायद देने पड़ जाएंगे, डिपेंड अगर अज्यूमिंगली कि वो सारे उनको एडजस्ट करने दे देते हैं वो लोग। बाकी जो एक थोड़ा सा शायद केस चल रहा है वो N1 से रेलेवेंट है, वो न्यू प्लांट के ऊपर इनको लो गैस रेट जो है इनको अलॉट की गई थी, उसके ऊपर आई थिंक वो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। ये लोग कह रहे हैं कि वो क्योंकि आपको एक फिक्स रेट दे दिया गया था तो उसके ओवर एंड अबव यू कैन नॉट चार्ज एनीथिंग, तो उसके ऊपर एक एम्बिग्यूटी है और उसके लिए प्रोवाइड नहीं किया हुआ। अगर वो इनको देना पड़ जाता है तो फिर वो एक जो है अगेन वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आई थिंक वो PNL पे भी रिफ्लेक्ट होगा और कैश फ्लो के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। बट आई थिंक गवर्नमेंट जो बट आई थिंक ईफर्ट जो है आई थिंक उनका ये कहना है कि शायद ये ईफर्ट एंड फातिमा फर्ट आई थिंक इन दोनों के साथ पर्टेनिंग टू यही मसला है ये, तो उनका ये ख्याल है कि शायद ये इनके फेवर में रहेगा, तो होपफुली इनको ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप देख लें स्पेशली जो नेक्स्ट वीक अगर आप देखें 2 बड़े रिजल्ट्स हैं HBL और PSO। पहले हम HBL के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर देखें, थर्ड क्वार्टर जो था अभी बैंक का रिजल्ट तो काफ़ी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस था। इसमें वन ऑफ कुछ चीज़ें थी रिगार्डिंग कैपिटल गेन, काफ़ी बड़ा बुक करा हुआ था, और ऑन द सेकेंडली उसमें जो प्रोविजनिंग ऑन द हायर साइड थी। तो और हमने ये भी देखा है कि HBL ने पे आउट भी लास्ट क्वार्टर 4.5 से 5 रुपये बढ़ाया है। तो आपका क्या व्यू है HBL की, आपकी क्या रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर द फोर्थ क्वार्टर, और आप कितना डिविडेंड देख रहे हैं, और आपका क्या आउटलुक है ऑन HBL गोइंग फॉरवर्ड? सो आई थिंक इस बार 11 रुपये की अर्निंग कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। टोटल पूरे साल की आई थिंक 46 रुपीज़ की अर्निंग हो जाएगी। इसके अंदर वन ऑफ तो मेरे ख्याल से अब ये जिस 11 रुपीज़ की एक्सपेक्टेशन है विदाउट एनी वन ऑफ है। आई थिंक हमने कोई माइनर सा 1-1.5 अरब का जो है वो कैपिटल गेन की एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। आई थिंक रिजल्ट्स अभी डिसेंट हैं, अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक जो मेन चीज़ शायद देखने वाली होगी, जो शायद एक सबको शायद सरप्राइज भी मिले, वो पर्टेनिंग टू डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट आई थिंक उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मुझे ये लग रहा है कि शायद यहाँ पर जो है ना एक रेस लगी हुई होगी और डिपॉजिट में एक सिग्निफिकेंट हमें यहाँ पर जंप नज़र आएगा ईयर एंड के ऊपर। इवन दो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि शायद वो फिर अगेन नॉर्मलाइज हो जाएगा जैन के अंदर। वो नंबर M2 के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे। सो ये दो चीज़ें आई थिंक विद जो बड़े बैंक की रेस है उसके अंदर ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि डिपॉजिट के अंदर और इक्विटी जो है ये इसके ऊपर आई थिंक पोजीशन प्लस माइनस हो रही होगी डिपेंडिंग ऑन के कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंक्स पे रैंक पे आ रहा है। तो बाकी ओवरऑल अगर बैंकिंग HBL बैंक का आउटलुक आप देखेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि फ़िलहाल ये 7 के मल्टीपल पे इट्स डिसेंट। इसका ROE थोड़ा सा लोअर होता है। इसने सेकंड क्वार्टर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ दिखाई थी डिपॉजिट की, जो कि सितंबर में सस्टेन भी की थी। उसकी वजह से हमारा अर्निंग आउटलुक आके गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी इंप्रूव हो गया था। सो गिवन के डिपॉजिट के अंदर और वो अकॉर्डिंगली मार्केट ने प्राइसिंग भी कर लिया हुआ है, तो हमारा ये ख्याल है कि HBL एज ऑफ नाउ इज़ फेयरली प्राइस्ड इवन दो इट्स ट्रेडिंग लिटिल बिलो देन जो हमारा यूनिवर्स है उसके PE एवरेज से। तकरीबन आई थिंक हमारी जो यूनिवर्स की PE एवरेज है वो 8 है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ UBL एंड मीज़ान बैंक। ये समवेयर अराउंड 7 के PE पे ट्रेड कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर। 48 रुपीज़ की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है हमारी। सो गिवन कि अगर डिपॉजिट में एक अच्छी जंप आती है, ग्रोथ आती है और वो सस्टेनेबल होती है, तो फिर इसके अंदर कोई स्पेस और रूम बन सकता होगा फॉर फर्दर ग्रोथ। तो वैसे गिवन इट्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आप क्या समझते हैं कि जो क्वार्टर का एंड होगा एक जो बैंक कितना डिविडेंड दे सकता है?
आई थिंक ₹5 का डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। जनरली बैंक जो है दे लाइक टू कीप देयर पे आउट स्टेबल, सो ₹5 जो है ना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस बार ये सस्टेन करेंगे। आई डोंट थिंक ये इंक्रीज़ होगा, ₹5 ही आएगा। अच्छा, लोग अब सवाल पूछते हैं, व्हेन यू कंपेयर टू बैंक्स, अगर आप यूबीएल को कंपेयर करें विद एचबीएल या एमसीबी, बिकॉज अगर आप लोग कहते हैं यार कि प्राइस टू अर्निंग तो एक मल्टीपल है, व्हेन इट कम्स टू प्राइस टू बुक, अगर आप एचबीएल को देखेंगे प्राइस टू बुक एचबीएल का अबाउट 1.1 1.2 टाइम्स है, और यूबीएल का आई थिंक 2.4 टाइम्स है गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे, और मीज़ान का 3 टाइम्स है। तो कुछ आप समझा सकते हैं इन्वेस्टर्स को कि जब ये आप मल्टीपल देखते हैं तो व्हाट्स द राइट वे ऑफ असेसिंग कि क्या राइट मल्टीपल होना चाहिए, या क्या वैल्यूएशन किस एंगल से देखना चाहिए इस चीज़ को? मेरा ख्याल है कि आई थिंक जस्टिफाइड प्राइस टू बुक जो है वो ज़्यादा बेहतर मेजर होता है कि प्राइस टू बुक पे आप देख लें। वो इंकॉर्पोरेट कर लेता है एक तो ये कि गोइंग फॉरवर्ड जो है आप कितने रेट से ग्रो कर सकते हैं, और उसके अंदर 2 एलिमेंट आ जाते हैं। एक तो ये कि आपका आरओई कितना है। अगर आप मीज़ान बैंक का जैसे कह रहे हैं और यूबीएल का कह रहे हैं तो दे हैव बीन पोस्टिंग फिनोमिनल आरओई। मेरे ख्याल से अगर जो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि या हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ये हैं कि ये आगे शायद मीज़ान बैंक क्लोज 25 to 30 का जो है आरओई बना रहा होगा सस्टेनेबल बेसिस, एंड सिमिलरली जो यूबीएल है, यूबीएल विल आल्सो बी पोस्टिंग क्लोज टू 25 to 30% का आरओई गोइंग फॉरवर्ड। एक तो इनके पास पीआईबी फ्लोट है 10 साल तक के लिए बुक है, तो उस पर एक अच्छा स्प्रेड ये अर्न कर रहे हैं, जो इसका एक एडवांटेज भी है इनको। सो उस आरओई की वजह से जो है एक हायर प्रीमियम डिमांड किया जाता है। अब इसको इस तरीके से करने का मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 17% एंड जो है आरओई भी 17%, तो जस्टिफाइड प्राइस वो क्लोज टू 1 बनता है। और अगर जो है अगर उससे ऊपर आ रहा होगा तो फिर अकॉर्डिंगली फिर उसका मल्टीपल भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल लेते हो। और भी 2-3 चीज़ें आपने फैक्टर इन करनी होती है कि कितना पे आउट दे रहे हैं, कितना रिटेन कर रहे हैं। वो उससे रिटेंशन से आपको ये पता लगता है कि बुक वैल्यू वो कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है, क्या वो इनफ है, एम्पल है टू सपोर्ट इट्स एसेट ग्रोथ। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स के इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप बैंकिंग के हवाले में बात ही कर रहे हैं तो आपके क्या टॉपिक्स हैं फॉर कैलेंडर 26 स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग सेक्टर? आई थिंक बैंकिंग सेक्टर के अंदर आई लाइक एक तो मीज़ान बैंक, और दूसरा जो है थोड़ा सा एचएमबी मुझे लगता है कि शायद वो अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ दी जो बैंकिंग यूनिवर्स है हमारी, उसके रिलेटिव बेसिस पे स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये अभी डिविडेंड भी आज भी इसका रिजल्ट आया था, ये दैट वाज स्लाइटली अबव आवर एक्सपेक्टेशन, 5.19 के अराउंड कहीं आया था। एक तो वो भी अच्छा था रिजल्ट, और डिविडेंड भी उन्होंने मेंटेन किया कंपेयर टू लास्ट ईयर, 4.5 का डिविडेंड आया था। सो उसकी बेसिस पे अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 9.5% की डिविडेंड यील्ड बन जाती है इसकी, तो विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन जो हमारी यूनिवर्स है। बल्कि इवन अगर आप पूरी भी बैंकिंग स्पेस के अंदर देखेंगे तो इट शुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट। अच्छा, ओके, अगर रिगार्ड्स को अगर हम देखें स्पेशली आई थिंक कुछ जब ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा कि स्टेट बैंक ने जो आपका ERF है वो 7.5 से 4.5% पे लिया है, और मगर हम ये देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है इन ERF रेट्स, ये आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये फंड बैंक्स ही कर रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं माज कि इसका इम्पैक्ट बैंक्स में क्या होगा, और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या होगा ऑन अ गोइंग फॉरवर्ड बेसिस? अच्छा, ये मुझे लगता है कि शायद बैंक तो नहीं कर रहे, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये लगा कि पहले जो है ERF या इस तरह की जो रीफाइनेंसिंग स्कीम्स होती थी जिसपे लोअर रेट के ऊपर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री को या फिर एट लार्ज जो है जनरल पब्लिक को कुछ स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करती थी, तो उसके अंदर वो IMF ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इन्होंने दिया है एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग जो फैसिलिटी होती है, तो इन्होंने कहा कि एग्जिम बैंक आप बनाएं और एग्जिम बैंक के थ्रू ये आप इनको इस तरह की फैसिलिटीज़ या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करें, तो उसके अंदर आपको उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो फिर फिस्कल के अंदर ड्रॉप होगी, तो आपको पता चल रहा होगा कितनी आपको कॉस्ट की बेयर करनी पड़ रही है। SBP जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब ये देता है तो ऑब्वियसली उसके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी है, तो वो प्रिंट करके किसी भी कॉस्ट पे वो आपको दे सकता है। तो वो जनरली लोअर रेट पे जो है बैंक्स को दे दिया करता था, बैंक्स वाइल कीपिंग 1 to 2% का स्प्रेड या कुछ भी एक स्प्रेड रख के आगे दे दिया करते थे। बट सिंस अब वो IMF ने मना कर दिया है, तो मुझे ये लग रहा है कि इसका शायद एक वे अराउंड उन्होंने ये देखा है कि एक CRR आप जो है वो कम कर दें, तो अज्यूमिंगली तकरीबन अभी 35 ट्रिलियन के हमारे डिपॉजिट्स हैं, उसका अगर मैं 1% CRR अज्यूम कर लूँ तो तकरीबन कोई 350 अरब बनता है। तो 350 अरब बैंक के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ गए हैं विच दे कैन डिप्लॉय एंड अर्न उसके ऊपर कुछ। तो 350 अरब के ऊपर अगर 10% भी ऑन एवरेज कमा रहे हैं तो 35 अरब जो है बैंकिंग इंडस्ट्री एक्स्ट्रा अर्न कर रही होगी बिफोर टैक्सेस। अब ये 35 अरब जो बैंक के पास एक्स्ट्रा आए हैं, अब ये मेरा ख्याल है कि शायद बिकॉज ऑब्वियसली कि SBP डायरेक्टली उनको लोअर रेट के ऊपर रीफाइनेंसिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती,
तो उन्होंने इसको इस तरीके से आई थिंक स्ट्रक्चर किया है कि अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक के पास आ रहे हैं 35 अरब, दे कैन यूज़ दिस टू सब्सिडाइज एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन ने नंबर भी जो पूरी डिटेल लिखी थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि एज ऑफ नाउ जो इसकी जो लिमिट आई थिंक रखी हुई है विच इज़ फ्लेक्सिबल विच कैन बी चेंज लेटर ऑन, तो वो कोई तकरीबन 1 ट्रिलियन के आसपास है। 1 ट्रिलियन के ऊपर अगर 3% निकालें तो वो कोई रफली 3 अरब, वही 30 बिलियन का नंबर बनता है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्लोज नंबर है। और ऑब्वियसली जब CRR की बात भी की थी तो उन्होंने यही कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट मिलेगा। तो आई थिंक ये दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर को ही जो एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री है उनको एक तरह का क्रेडिट मिल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये इस तरीके से शायद ये ब्रिज हो रहा होगा, तो विच इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री, गिवन के जो है इसको सही से यूज़ हो, ये मिसयूज़ ना हो। एंड ऑब्वियसली अभी काफ़ी हमारी एक्सपोर्ट की जो अभी आपने नंबर्स देखे हुए हैं तो वो भी काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। होपफुली दे कैन यूज़ दिस टू ये ओवरऑल एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ। अच्छा माज, एक सवाल है एग्जाम सब आई थिंक सब म्यूचुअल फंड्स का एक हॉट फेवरेट स्टॉक PSO है, और अब सब हम टारगेट प्राइस देखें, कोई 600 बोलता है, कोई 650 बोलता है, कोई 800 रुपये बोलता है। बट हमने देखा है कि जो इसकी जो परफॉर्मेंस है PSO की, एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस हमने देखी है। और हमने ये भी देखा है कि अभी जो अगले हफ्ते इसका रिजल्ट भी है। सो पहले अपना टेक बता दें, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस है आपकी फॉर द सेकंड क्वार्टर FY26, और आपका ओवरऑल टेक क्या है ऑन PSO गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे? हम लोग सेकंड क्वार्टर की तकरीबन 15 रुपये की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच वुड बी आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ डाउन होगी बिकॉज ऑफ आई थिंक कुछ इन्वेंट्री लॉसेस वगैरह आएंगे इस क्वार्टर के अंदर। ईयर ऑन ईयर के अंदर वो ऑब्वियसली कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। आई थिंक इसके अंदर अगर आप देखें ना तो जो रेंज बाउंड परफॉर्मेंस है उसके एक तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव ये है कि कंटिन्यूसली जो है ये PSO जो है अपना मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है। एंड सिंस आई थिंक इसका एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इसका मार्केट शेयर था, तो कोई दूसरा अगर प्लेयर आके मार्केट ग्रैस्प करता है तो फिर ऑब्वियसली इसको इम्पैक्ट तो आएगा। तो वो एक हमें चीज़ देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से अगर आप जो ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो हमने ये देखा कि तकरीबन अगर ओवरऑल इंडस्ट्री के कोई 2-3% से अगर ड्रॉप हुए हैं तो इसके कोई 12% से कहीं ड्रॉप हुए हैं। तो वो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो एक थोड़ा सा आउटलुक अगर वॉल्यूम्स के ऊपर देखेंगे तो विच इज़ नॉट वेरी गुड एज ऑफ नाउ। दूसरी जो पॉजिटिव साइड है ना, तो अगर आप पिछले कुछ पास की परफॉर्मेंस देखेंगे, इसमें दो चीज़ें जो है ना, सेंसिटिव बहुत है PSO। इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत कम है और इसकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी है। अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ के अंदर जो क्वार्टर्स के अंदर कोई आई थिंक एक साल के अंदर उन्होंने कोई 90 बिलियन की एक्स्ट्रा कलेक्शन की है बिकॉज ऑफ जो गैस सर्कुलेट के अंदर बेहतरी आई है, पावर सर्कुलेट के अंदर बेहतरी आई है, तो उसकी वजह से कुछ 90 अरब की कलेक्शन बेहतर हुई थी। तो उसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी इंप्रूव हुई है। बट स्टिल इसके अंदर अच्छा खासा कोई 200-200 अरब के ट्रेड डेट पड़े हुए हैं, जो कि बाद में अगर अनलॉक होते हैं तो वो विच कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट जो है इसकी कैश फ्लो परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल फिर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट दे सकते होंगे। फिर दूसरे भी कुछ एस्पेक्ट हैं, अगर आप देखें तो जो OMC मार्जिन्स हैं उसकी भी रिवीजन की बात आई थी कि वो रिवाइज़ हो जाएंगे। फिर उसकी डेट आ गई थी कि वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिवाइज़ हो जाएंगे। फिर उसको उन्होंने कहा कि नहीं पार्शली करेंगे अभी और फिर कुछ जुलाई से कर देंगे हम उसको। लेकिन उसके बाद वो फिर ऑल टुगेदर उन्होंने उसको मूव फॉरवर्ड कर दिया कि नहीं उसको हम जुलाई में ही देखेंगे, और उसको लिंक कर दिया विद दी परफॉर्मेंस ऑन जो इन्होंने कहा है कि डिजिटाइजेशन वगैरह करनी है जो इनकी नॉसेस वगैरह के ऊपर जो आई थिंक जो सेल होती है उसके ऊपर, तो वो उसके साथ लिंक भी कर दिया हुआ है। तो आई थिंक वो जो एक वहाँ से कुछ एक ग्रोथ हमें अर्निंग के अंदर शायद जो एक्सपेक्टेशंस थी आई थिंक वो भी फिर थोड़ी सी कम हो गई भी है। तो ये कंबाइंड फैक्टर थे जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ी सी रेंज बाउंड परफॉर्मेंस हमें शायद देखने को मिली हुई। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन पे आ रहा है। अगर आप देखिए मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज पे है, और आपने इनिशियली पहले भी आपने बात करी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी तकरीबन 9.5-10 टाइम्स पे है। अगर आज किसी इन्वेस्टर को एक पोर्टफोलियो बनाना हो और आपसे वो सवाल पूछे कि आपके टॉप 5 पिक्स क्या होंगे जो आपको बेस्ट लगते हैं, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी, और उसके कुछ रीज़न बता दें आप प्लीज़। इसके अंदर ऑब्वियसली मार्केट जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर हमें फेयरली वैल्यूड लगती है, एंड अकॉर्डिंगली हमने अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर आई थिंक 2 लाख का टारगेट दिया था, विच वाज अबाउट 15% का जो है रिटर्न ऑन दिसंबर 31 की क्लोजिंग के ऊपर। इसके ऊपर अगर किसी ने पोर्टफोलियो भी बनाना है ना, ऑब्वियसली आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने होते हैं। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड है कुछ सेक्टर के अंदर। हमारा ये ख्याल है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो आपको अच्छी नज़र आ सकती है। उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक फार्मा सेक्टर जो है इसके अंदर भी हम इस क्वार्टर के अंदर
डिस्पाइट वेरी म्यूटेड से वॉल्यूम्स हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 20 to 30% के आसपास क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम जो है देख रहे होंगे। एंड दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ एक तो ये कि जो उनकी जो API की कॉस्ट है आई थिंक वो काफ़ी कंटेन रही है, जो करेंसी है वो भी काफ़ी स्टेबल रही है, और उन्होंने कुछ ना कुछ प्राइसेस वगैरह भी रिवाइज अप करी हैं, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जो है नज़र आ रहा होगा। तो एक फार्मा सेक्टर हमें अच्छा लगता है कि इसके अंदर ग्रोथ है, एंड दे आर स्टिल मोस्ट ऑफ दी फार्मा सेक्टर जो है दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट अराउंड 15 के मल्टीपल पे, 50 कुछ 13 पे, कुछ 14 पे, कुछ 15 पे, इस तरह कुछ रेंज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे, विच जो कि हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो ये लोग कोई 18 to 22 के मल्टीपल पे ट्रेड करते रहे हैं। तो आई थिंक इनको देख सकते होंगे कुछ। बाकी बैंकिंग जो है मेरा ये ख्याल है कि शायद हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर दे आर वेरी ऑब्वियसली दे आर वेरी डिफेंसिव प्ले, डिविडेंड आपको अच्छी मिलती रहती है, एंड कुछ भी हो बैंक्स जो है ना कुछ प्राइस परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं, तो उसके अंदर आई स्टिल लाइक, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, मीज़ान बैंक एंड HMB हमें अच्छा लगता है। उसके अंदर वी थिंक कि एक तो मीज़ान बैंक के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आती रहती है गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इस आई थिंक ब्रांड इक्विटी की वजह से आप कह लें, लो कॉस्ट डिपॉजिट आते रहते हैं, अभी भी इसकी आई थिंक 25+ ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट की ग्रोथ आई है, सो वो है। और HMB जो है ऑब्वियसली डिविडेंड यील्ड पे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन रिस्क कैपिटल आई थिंक आप इसको देख सकते होंगे कि मैं आपको कुछ और फर्दर स्टॉक्स बता देता हूँ। हमारा ये ख्याल है कि शायद सिक्लिकल के अंदर सीमेंट्स को भी देखा जा सकता है। उसके अंदर आप जो है DG खान सीमेंट आई थिंक थोड़ा सा वो अगेन काफ़ी लो मल्टीपल पे आ गया है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के बाद, गिवन कि एक तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी अर्निंग की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो गिवन के वो जो है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन आती है, तो वो एक आई थिंक अच्छा स्टॉक होगा। बाकी चिराट सीमेंट को भी देख सकते हैं, बाकी लकी भी काफ़ी नीचे वापस ट्रेस बैक किया है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी रूम होगा कि आई थिंक ये सारे के सारे अभी तो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखेंगे ना, ये फेयरली वैल्यूड महसूस होंगे, बट गिवन कि हम एक अर्ली एक्सपेंशनरी फेज़ के अंदर हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि कुछ ना कुछ प्राइस में इंप्रूवमेंट आती, वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आती रहेगी, और गिवन के मार्जिन्स इंटैक्ट रहते हैं, तो होपफुली जो है कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ नज़र आती रहेगी। दूसरा एंग्रो को आप अच्छा सिक्लिकल साइड पे अगर आप TGL को भी देख सकते हैं, आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि जनरली कुछ जो उनकी मैनेजमेंट का कहना होता है कि तकरीबन दो क्वार्टर के लैग से जो सीमेंट की ग्रोथ होती है उसके बाद फिर इनको आपको रिफ्लेक्ट हो रही होती है TGL के वॉल्यूम्स के अंदर ग्रोथ, तो आई थिंक वो भी कोई 7-7.5 के मल्टीपल पे ट्रेलिंग बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो भी शायद मुझे लगता है कि शायद सिक्लिकल के अंदर थोड़ा सा लोअर मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो मे बी शायद उसके अंदर एक रूम फॉर ग्रोथ हो सकती होगी। बाकी अगर आप देखें तो एंग्रो वी लाइक, लेकिन एंग्रो वुड बी अ लॉन्ग टर्म प्ले बिकॉज उसके अंदर अगर अभी आप देखेंगे तो ईफर्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट हो सकता है कि शायद EPCL में कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए बिकॉज उसके अंदर मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, जो उनके कोर डेल्टा PVC एथिलीन मार्जिन्स जो होते हैं वो थोड़े से बेहतर हुए हैं, $350 के आसपास कहीं आ गए हैं पर टन। दूसरा जो है लेकिन उसका जो टावर बिजनेस है वी लाइक कि टावर बिजनेस लॉन्ग टर्म के अंदर मे बी 3-5 ईयर्स के अंदर जाके वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा होगा, दैट इज़ अ डिफेंसिव प्ले, बट लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ प्ले आपको मिल जाएगा एंग्रो के अंदर, तो आई थिंक वो हमें एक अच्छा लगता है। बाकी अगर आप ENP साइड पे देखेंगे तो ENP काफ़ी आई थिंक आफ्टर रिट्रेसिंग आई थिंक ये 7 to 8 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, गिवन के इसके अंदर ऑब्वियसली थोड़े से हेडविंड्स हैं, रेकोडिक वाला आपको पता है कि वो कंसिडर कर रही है बैरिक, तो वो वाला एक हेडविंड होगा, मे बी शायद वो 2-3 साल प्रोजेक्ट आगे चले जाए, गिवन कि वो अगर वो सेल ऑफ हो जाता है या उसके ऊपर जो भी चेंजेस आते हैं, तो एक तो वो चीज़ है। बाकी सर्कुलर डेट अगर रेजोल्यूशन आती है तो वो कैश फ्लो का इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा, तो मतलब 7 to 8 के मल्टीपल के ऊपर भी यू हैव सम एक्स्ट्रा आइसिंग उसके ऊपर, जो कि बाद में पोटेंशियली आपको जो है ना फर्दर ओवर एंड अबव रिटर्न दे सकते होंगे। माज ये तो आई थिंक स्टॉक्स की काफ़ी बात होगी। एक और मेरे जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि अभी लेटली हमने देखा है कि नेपरा ने कुछ न्यू रिकमेंडेशंस करी हैं व्हेन कम्स टू टैरिफ, कुछ रीअलाइनमेंट हुई है टुवर्ड्स डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, थोड़ा आप इन्वेस्टर्स को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द इन्फ्लेशन साइड? इसके अंदर मेनली आपको पता है कि पहले जो है होता ये था कि जो है डोमेस्टिक के रेट्स काफ़ी कम हुआ करते थे और अभी भी कम ही हैं। उसके अंदर तकरीबन कोई 500 और नंबर अरब की जो है वो सब्सिडी दी होती थी टोटल, उसमें से तकरीबन 250 अरब जो है वो गवर्नमेंट फंड किया करती थी थ्रू फिस्कल स्पेस, और बाकी जो है वो क्रॉस सब्सिडाइज करते थे बाकी सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्री है, कमर्शियल सेक्टर या और इस तरह के सेक्टर्स हैं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली किया ये है कि एक तो उनके ऑब्जेक्टिव थे इसके अंदर, एक तो बिकॉज इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर इज़ मोर ऑफ अ फिक्स्ड इन नेचर, ज़्यादा जो पोर्शन है उसका, तो उन्होंने कोशिश ये की है कि जो रिकवरी साइड है, जो प्राइसिंग साइड है, उस वक्त में उसमें भी कुछ जो है वो फिक्स नेचर ऑफ जो है वो प्राइसिंग इंट्रोड्यूस कराई जाए। तो उन्होंने फिक्स चार्जेस जो इंट्रोड्यूस करा दिए हैं पर किलोवाट के बेसिस के ऊपर, और वो भी तकरीबन तमाम कैटेगरीज से, तकरीबन कोई 1 से लेकर अप टू तमाम तक प्रोटेक्टेड कैटेगरीज। लाइफलाइन को आई थिंक उन्होंने फ़िलहाल इसमें रिलीफ दिया हुआ है स्टिल।
तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उससे वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि कोई 1.25 अरब की कोई एक्स्ट्रा कलेक्शन करेंगे इसके अंदर। आई थिंक थोड़ी सी एक वो नंबर का जो सैंक्शन लोड होता है उसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन मार्क होगा कि वो क्या है। आई थिंक उन्होंने ज़्यादातर के ऊपर 1 अज्यूम किया है, गिवन कि वो 1 to 2 क्या रखते हैं, तो आप आई थिंक 100 से 200 अरब के दरमियान में कहीं एक्स्ट्रा कलेक्शन हो सकती है उसके अंदर। आई थिंक वो जो एक एक्स्ट्रा कलेक्शन है और 100 अरब तकरीबन जो ही इंडस्ट्री जो सब्सिडाइज़ कर रही थी, तो आई थिंक वो अब उनको सब्सिडाइज़ नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से तकरीबन कोई 4 रुपये की जो है उनकी रेट में कमी आ जाएगी। तो ये विच इज़ आई थिंक गुड कि आपको अननेसेसरली इंडस्ट्री को वैसे भी जो है उसके ऊपर लोड नहीं, बर्डन नहीं करना चाहिए था। तो वो ये एक अच्छा स्टेप है आई थिंक इंडस्ट्री के लिए कि एटलीस्ट दे आर गेटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी एट जो भी उसकी कॉस्ट हमारे पड़ रही है। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, स्पेशली जो आज से टॉक ऑफ द आई थिंक वीक रहा है वो आपका ये रहा है कि सोलर पैनल्स की जो गवर्नमेंट है, नेपरा है फिलहाल, अभी तो आई थिंक इसमें रेगुलेशन अमेंड ही हुई है, अप्रूवल तो नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर ने रोक दी है चीज़ कि वो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ जा रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि इट्स अ रॉन्ग स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, राइट। बट मेरा थोड़ा सा है कि आई थिंक इट्स प्रॉब्ली समथिंग इतनी ख़राब चीज़ नहीं है। तो आपका क्या व्यू है कि जो सोलर पैनल्स में चेंज हो रही है प्राइसिंग रेगुलेशंस, इसमें आप ज़रा बता सकते हैं? अच्छा, मेरा ये ख्याल है इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन हु यू आस्क, बट पर्सनल आंसर इसका बायस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हु यू आस्क, बट मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि काफ़ी हाई रेट के ऊपर जो है वो आई थिंक गवर्नमेंट परचेज़ किया करती थी, विच डजंट मेक सेंस कि ऑलरेडी हमारे पास जो है एक्सेस कैपेसिटी या एक्सेस जो है एनर्जी है इन द सिस्टम। तो इसके अंदर जो है रेट रैशनलाइज उन्होंने सही किया आई थिंक, क्योंकि जब आपका नेशनल टैरिफ एवरेज रेट जो है वो तकरीबन कोई 8-9 रुपये है, तो उसी के ऊपर बायबैक कर रहे हैं। नेट बिलिंग वाली जो चीज़ है आई थिंक उसके ऊपर भी जो नेटिंग कर दी है, आई थिंक वो वाली एक चीज़ होगी कि ग्रॉस उन्होंने कर दिया है, वो शायद एक थोड़ा सा उसके ऊपर यू कुड हैव रेज क्वेश्चन कि वो नेट बिलिंग या नेट मीटिंग करनी चाहिए थी, बट आई थिंक दिस इज़ ओवरऑल दिस इज़ अ गुड स्टेप। थैंक यू माज। थैंक यू। अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे इंटरनेशनल पैकेजिंग का फर्स्ट हाफ FY26 का रिजल्ट है, ट्यूसडे एग्री ऑटो, और इसके साथ साथ PSO का जो है वो फर्स्ट हाफ FY26 का रिजल्ट है, जबकि बैंक ऑफ पंजाब और अलाइड बैंक CY25 के रिजल्ट हैं। वेडनेसडे HBL जो है वो CY25 का रिजल्ट देगा, जबकि T-बिल ऑक्शन और करंट अकाउंट डेटा भी हमें वेडनेसडे को देखने को मिलेगा। थर्सडे नेस्ले का CY25 का रिजल्ट है, जबकि इंडस मोटर्स फर्स्ट हाफ FY26 का रिजल्ट देंगे। फैसल बैंक अपना एनुअल रिजल्ट देगा, जबकि फॉरेक्स डेटा भी हमें थर्सडे को देखने को मिलेगा। जबकि फ्राइडे को हमें अटक रिफाइनरी और अटक पेट्रोलियम के फर्स्ट हाफ के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट भी फर्स्ट हाफ का हमें देखने को मिलेगा। PTC का एनुअल रिजल्ट होगा, जबकि एज यूजुअल फ्राइडे को SPI के नंबर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। अब नजर डालते हैं उन कंपनीज पर जो अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड होने जा रही हैं। इंटरलूप लिमिटेड ने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि 16 फेब से एक्स ट्रेड होगा। ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ ने 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, 16 फेब से एक्स ट्रेड होगा। बलूचिस्तान वीव्स ने 10 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो 17 फेब से एक्स ट्रेड होगा। और क्रिसेंट स्टील 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि 17 फेब से एक्स ट्रेड होगा। अब वक्त हुआ है चेस सिक्योरिटीज़ कैंडल टॉक का। हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद ने, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं चेस सिक्योरिटीज़ में। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू हबीब फॉर हैविंग मी। शर्जील, अगर आप देखें इस हफ्ते मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही और तकरीबन 2.5% मार्केट नीचे थी। मार्केट ने लो बनाया अबाउट 178,000 का और हाई बनाया 185,000 का। इसके बीच में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, काफ़ी पैनिक सेलिंग भी थी, और जो आपके जो मेन सेलर्स थे मार्केट में म्यूचुअल फंड्स थे और इंश्योरेंस थे। सो नेक्स्ट वीक आपका क्या व्यू है मार्केट का, किस लेवल पे आपका सपोर्ट आएगा और कहाँ रेजिस्टेंस होगी मार्केट की? बिल्कुल, इस हफ्ते में हमने देखा कि मार्केट ने नेट बेसिस के ऊपर जो है वो नेगेटिव क्लोज करा, और फ्राइडे को मार्केट ने एक नया लो डिफाइन करते हुए ऑलमोस्ट 178,237 का ऑलमोस्ट स्लाइट रिकवरी के साथ क्लोज करा एट 179,600। मार्केट वैसे अपनी एक करेक्टिव वेव में है, जहां पे मार्केट ने हमने देखा था कि हाई लगा था ऑलमोस्ट 190,500 का, जहां पे मार्केट ने अपनी इस की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को टेस्ट करा था, जो हम व्हिच वाज वेरी सिग्निफिकेंट ऑफ कोर्स, because we saw multiple touch points there of previous rally tops। वहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट करा, उसके बाद हमने मार्केट में we saw a corrective wave down, उसके बाद मार्केट recovered slightly, अपने हाई को ब्रेक नहीं करा, जो कि corrective wave में अक्सर होता है, and then we followed another saw another corrective wave following that, जिसमें मार्केट ने अपने previous low को ब्रेक करा है। लास्ट वीक हमारी ये व्यू था कि मार्केट की एक सपोर्ट थी नियर 182,500, जो कि एक वैलिड चैनल सपोर्ट या ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी थी, जो यहाँ पे ब्लैक ट्रेंड लाइन आ रही है, प्लस इट वाज
probably the neckline level of a possible head and shoulder pattern in the index as well. इस पे हमारा ये व्यू था कि अगर मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच करती है, सस्टेन करती है, तो हम मार्केट में स्लाइट रिकवरी जो है वो विटनेस कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि इस हफ्ते की एक्टिविटी के दौरान ये लेवल्स ब्रेक हुए थर्सडे को, और मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करा और फ्राइडे को लो लगाया नियर 178,237. अब ऑल इन ऑल मार्केट में व्यू ये है कि मार्केट इज इन मिडल ऑफ दिस रेंज, जहाँ पे टुवर्ड्स द डाउनसाइड मार्केट की जो एक मेजर सपोर्ट रहेगी, and it's a very significant and major support level. This is expected to be around 174,000 to 175,000. Towards the upside, however, we believe कि market जब अपने इस particular trend line को retest करेगी near 184,000, so that would act as initial resistance level. 184,000 would be initial resistance level, followed by next resistance at 186,500. Towards the upside, ये levels market में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ी बहुत profit taking witness होती हुई देख सकते हैं. However, for fresh buying specifically, अगर ideally market इन levels पे consolidate करती है, base define करती है, या near 174,000-175,000 base define करती है, तो हम recovery की possibility जो है वो market में देख सकते हैं. अगर शजील देखें, सिस्टम वाज डाउन अबाउट 6.5% वीक ऑन वीक, वैसे जो मार्केट है वो 2.5% नीचे थी. और आई थिंक हमने देखा लास्ट टूवर्ड्स दी एंड काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में सिस्टम में काफ़ी हमने देखा कि पूरी पैनिक सेलिंग नज़र आ रही थी. सो कुछ इन्वेस्टर्स को आप बताएं सिस्टम में क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और ट्रेडिंग बेसिस पे किस तरह काम करना चाहिए इस पर. बिल्कुल, आई थिंक सिस्टम्स में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विटनेस करी है. व्हाइल वी हैव सीन इंडेक्स करेक्टिंग, तो हमने कुछ स्टॉक्स को ज़्यादा कुछ स्टॉक्स में ज़्यादा पैनिक देखा है, ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग देखी है, और अब वो अपनी सपोर्ट्स के करीब है. वन ऑफ द स्टॉक इज सिस्टम्स में हमने ये देखा है कि सिस्टम्स ने प्रीवियसली इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025 एक ब्रेकआउट दिया था अपने एक मल्टी ईयर वेज का, ब्रॉडनिंग वेज का. अगेन ये वैलिड क्यों है? ये वैलिड इसलिए है क्योंकि ये 2 वैलिड टच पॉइंट्स हैं. एक दिसंबर 2022 वाली रैली का, और जो नेक्स्ट टच पॉइंट है दैट्स ऑफ दिसंबर 2024 वाली रैली का. अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो वी हैड अ ब्रेकआउट इन अगस्त 2025, पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हुई थी और फिर हमने एक रैली बनती हुई देखी थी. तो अब सॉर्ट ऑफ डबल टॉप्स डिफाइन करने के बाद मार्केट ने एक एग्रेसिव करेक्शन ली है और आज लो डिफाइन करा है नियर 144.44. This 144.44 is a very valid retest level of this rising broadening wedge pattern. अगर ये 145 से 146 के दरमियान इस रेंज में ये सस्टेन करता है तो हम देख सकते हैं कि ये रिकवर करेगा, और इसकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगी उस सूरत में दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 153 इनिशियली, फॉलोड बाय द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट 160. शजील, अगर आप देखें पीएसओ का एक रेंज डिफाइन हो गई बिटवीन 450 455 से तकरीबन 500, और अगर आप देखें लेटली इज ट्रेडिंग बिटवीन 454, तो आप क्या समझते हैं इसका यही एक सपोर्ट लेवल है या ऐसे नीचे भी जा सकता है ऑन द हाई साइड? थोड़ा बताएं इन्वेस्टर्स को कि किस तरह इस पर ट्रेडिंग करनी चाहिए. बिल्कुल, आई थिंक पीएसओ में हमने ये देखा था कि अगर हम चार्ट्स में मूव करें, पीएसओ का एक बहुत वैलिड ब्रेकआउट हुआ था नियर ऑलमोस्ट 450, 445 450 ये एक रेंज है. क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो हम एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं. ये एक रेंज थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था अक्टूबर में. उसके बाद ये रेंज रीटेस्ट हुई ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के करीब, इसने अपना बॉटम डिफाइन करा और वहाँ से हमने रिकवरी देखी, जिसके बाद पीएसओ ने एक अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई लगाया नियर 507 ऑलमोस्ट. तो अब हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, इस दौरान हम ये देख रहे थे कि पीएसओ में एक और वैलिड चैनल इन प्ले था. ये टॉप्स अपने डिफाइन कर रहा था इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के करीब. टुवर्ड्स द डाउनसाइड ये बहुत बेहतर तरीके से सस्टेन कर रहा था अपने ओवरऑल, ये जो हमने डॉटेड ट्रेंड लाइन से चैनल रिप्रेजेंट करा हुआ है मल्टी ईयर चैनल, इसके बॉटम के करीब ये अपने आप को बॉटम आउट कर रहा था. बट हमने रिसेंटली ये देखा लास्ट वीक इसने ऑलमोस्ट अपने चैनल के बॉटम के करीब क्लोज करा, और इस हफ्ते की शुरुआत इसने जब नेगेटिव नोट पे करी तो इस चैनल के नीचे ये ट्रेड हुआ. ये वजह थी जिस वजह से हमने इसमें इस हफ्ते जो है वो थोड़ी एग्रेसिव सेलिंग देखी रिलेटिवली, जिसमें इसने 18.6 रुपीस की डाउनसाइड के साथ जो है वो नियर 454.45 क्लोज करा. अब इसमें ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अब ये एक बहुत वैलिड सपोर्ट थी नियर 467, ये तो खैर ब्रेक हो गई है. अब अगली सपोर्ट इसकी 445 है. अगेन दिस इज अ वेरी वैलिड मल्टी ईयर चैनल, मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन सपोर्ट. तो इन लेवल्स को अगर ये अप्रोच करता है गोइंग फॉरवर्ड तो दे कैन बी वी कैन सी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी देयर. यहाँ से रिकवरी अगर बनती है तो अगेन टुवर्ड्स द अपसाइड जब ये अपने इसी चैनल को रीटेस्ट करेगा तो 467 वुड बी इनिशियल टारगेट लेवल और इनिशियल रेजिस्टेंस, फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट एट 496, जो कि अगेन वीकली के ऊपर काफी रेलेवेंट रहा है. हमने वीकली के ऊपर इस पर्टिकुलर पीएसओ को जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज करते हुए नहीं देखा है.
तो ideally the strategy should be to buy on dip near this wedge or trendline support towards the upside. 467 would be initial target followed by 496. अगर आप ये देखें शजीद, जो फॉर द वीक अगर आप देखें सर्ल जो आप कंपनी है फार्मास्यूटिकल, इज़ डाउन अबाउट 5.3% वीक ऑन वीक, मार्केट 2.5% नीचे है। अगर आप एक और स्टॉक देखें AGP, वो आई थिंक टॉप गेनर रहा है फॉर द वीक, तो उसमें आप देखें काफ़ी डिफरेंट मूवमेंट रही बिटवीन AGP एंड सर्ल। सो कुछ आप बता सकते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन सर्ल ऑन टेक्निकल लेवल, और गोइंग फॉरवर्ड क्या इसके डिफाइंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं? बिल्कुल, आई थिंक सेल में रिलेटिवली डिफरेंट एक्टिविटी रही है। ये अपनी एक इंटरनल करेक्टिव वेव में था, जिसकी वजह से हमने देखा है कंपेयर टू अदर फार्मा स्टॉक्स ये ज़्यादा करेक्ट करा, और इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो डिफाइन करा इस हफ्ते। हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये एक इंटरनल करेक्टिव वेव अनलॉक हुई है, और अब इसने क्लोज करा है नियर 116। अब 114 से लेके 116 एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन बन सकता है, जहाँ पे वी हैव अ असेंडिंग ट्रेंड लाइन इन प्ले। ये एक ओवरऑल वेज है। इसका जो बॉटम लेवल है 114 से 116 के दरमियान। वील सी दैट कमिंग इनटू प्ले, एज वेल एज देयर इज अ मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन रीटेस्ट एज वेल, जो कि एक मल्टी ईयर्स की रेजिस्टेंस थी, जो कि हमने यहाँ पे डार्क ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करी हुई है, उसको भी ये रिटेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक अगर ये इन लेवल्स के करीब सस्टेन करता है, तो हम इसके अंदर फिर इस इंटरनल करेक्टिव वेव को एंड होता हुआ देख सकते हैं, और यहाँ से फिर हम रिकवरी इसके अंदर बनती हुई देखेंगे। इनिशियली टुवर्ड्स द अपसाइड हमारे टारगेट्स होंगे 123 124 के लेवल्स के करीब, जो कि इसके ये शॉर्ट टर्म जो चैनल है इसका टॉप है। अगर ये लेवल्स या अगर ये चैनल ब्रेक होगा गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर हम थोड़ी एक्सटेंशन देख सकते हैं, जहाँ पे ये 130 के टारगेट लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। अगर आप देखें स्पेशली के इलेक्ट्रिक की तरफ नज़र डालें, तो के इलेक्ट्रिक फॉर द मंथ अगर आप देखें फेब इट्स अप अबाउट 35% ऊपर है, और आई थिंक इस हफ्ते थोड़ी देखी थी कि थोड़ी डिसमिसल परफॉर्मेंस रही थी। हमें लेटली ये भी देखा कि इस पर एक नया CEO आए हैं, जिसकी वजह से इसमें एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी, और एक केल ऐसा स्टॉक है जहाँ काफ़ी रिटेल फ्रेंडली है। तो थोड़ा बताएं इन्वेस्टर्स को कि ऑन के इलेक्ट्रिक के इसके क्या टेक्निकली किस तरह लग रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड इसके क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हो सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक के इलेक्ट्रिक में कंपेयर टू द मार्केट हमने काफ़ी वॉलेटाइल एक्टिविटी देखी है इस हफ्ते, जहाँ पे इसने अगर आप देखें तो इसमें एक बहुत मेजर ब्रेकआउट लगा था। वीकली पे अगर हम देखें तो देयर इज अ वेरी वैलिड कंसोलिडेशन या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दैट वाज इन प्ले। हम ये देख रहे थे कि ये इसकी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, जो कि अगर आप इसके 2006 की रैली के टॉप को लें, और उसके बाद जो अगला टॉप है इसका 2017 की रैली का टॉप है, तो इन दो टॉप्स को अगर आप कनेक्ट करें और लाइन को एक्सटेंड करें, तो ये एक बहुत वैलिड रेजिस्टेंस लेवल था। हमने देखा था कि इनिशियली इसने यहाँ पे रेजिस्ट करा था बैक इन अक्टूबर 2025। वीकली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था, वी सॉ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और उसके बाद इसने फिर एग्रेसिव डाउनसाइड के साथ जो है वो ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ के करीब लो लगाया था। अब जब इसमें रिकवरी बनी है, तो हमने इस तेजी में इसमें देखा कि इसने अपने इसी फॉर्मेशन को, इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करा नियर 7.88, और एक रीसेंट हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई डिफाइन करा ऑलमोस्ट एट 9.5। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि क्योंकि इस हफ्ते में कंपैरेटिवली हमने ये देखा है कि इसने कंपैरेटिवली जो है वो स्लाइटली नेगेटिव नोट पे क्लोज करा है, तो ये हो ये रहा है कि इसका एक प्रीवियस गैप था जो कि हमने फिल होता हुआ देखा है इस हफ्ते, प्लस अपने इसी ब्रेकआउट को ये रीटेस्ट करता हुआ नजर आया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक, जहाँ पे इसने थर्सडे और फ्राइडे को रिस्पेक्टिवली ऑलमोस्ट 8.05 के लो के करीब जो है वो काम करवाया। तो आई थिंक अगर ये 7.88 की रेंज में, 8.1 की रेंज में वापस मिलता है, तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है अगेन, बिकॉज दिस इज अ वेरी वैलिड रीटेस्ट लेवल टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर वी एक्सपेक्ट कि 9.4 के करीब इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, जो कि प्रीवियसली भी इसने जब इसको अप्रोच करा था तो यहाँ से थोड़ी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हुई थी। वंस दिस हाई वुड ब्रेक, तो फिर हम 10 के लेवल्स भी इसमें इवेंचुअली अनलॉक होते हुए देखेंगे। थैंक यू सजील। थैंक यू। और अब चलते हैं एक्सपर्ट टेक की तरफ। शहबाज, पिछले 3 वीक से हम देख रहे हैं कि मार्केट खासी वॉलेटाइल है, और अगर इस वीक की बात करें तो मार्केट में हमने देखा ऑलमोस्ट 4500 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए। अब क्या देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक?
अगर आप देखिए, आप सही बोल रहे हैं कि इस हफ्ते मार्केट वाज डाउन 2.5%। उसका जो मेजर ट्रिगर था, हमने देखा पैनिक सेलिंग थी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ हुई थी। अगर आप देखें जो मेजर सेलर्स रहे हैं फॉर द वीक, वो म्यूचुअल फंड्स थे और इंश्योरेंस थे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक कुड बी अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, अगर फ्राइडे की एक्टिविटी देखें, मार्केट ने एक लो बनाया 178,000 और वहाँ से मार्केट में रिकवर हुई विच विद गुड वॉल्यूम्स, सो एक अच्छा इंडिकेशन है। पर अगर इसमें एक और फैक्टर है, नेक्स्ट वीक रमज़ान आई थिंक शुरू हो जाएगा। सो हमें यूजली रमज़ान में देखा इनिशियली जो आपके डेज होते हैं रमज़ान के थोड़े स्लो होते हैं, सो वी माइट सी अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, बट हम इतनी पैनिक सेलिंग नहीं देखेंगे। बट एक और इसमें जो फोकस करना चाहिए, नेक्स्ट जो आपका वीक है उसमें काफ़ी बिग बिट्स के रिजल्ट्स हैं। उसमें PSO है, HBL है, बैंक ऑफ पंजाब है, अटक रिफाइनरी के रिजल्ट्स हैं। आई थिंक रिजल्ट्स पे फोकस करें, और जो भी स्टॉक्स अभी करेक्ट हो गए, हमने देखा कि मार्केट इज़ डाउन अबाउट, अगर इस महीने में देखें मार्केट कुछ 4 से 5% की करेक्शन होगी, बट कुछ जो स्टॉक्स हैं वो 8 से 9% नीचे हैं। सो आई थिंक डू योर ओन रिसर्च, आप कुछ देखें स्टॉक जो फंडामेंटली काफ़ी साउंड है, अट्रैक्टिव है, और रिजल्ट्स पे फोकस करें, एंड देन उस तरह आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। अच्छा, बैंक्स में हमने देखा मंडे मूडीज़ ने जो है वो पाकिस्तान की रेटिंग पॉजिटिव से स्टेबल कर दी। अब नेक्स्ट वीक में बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट्स भी हैं, तो कंपैरेटिव टू दिस रिपोर्ट, अब आप क्या समझते हैं कि बैंक्स के जो नंबर्स आएंगे वो कितने इफेक्टिव होंगे फॉर द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स को किस तरह देखना चाहिए नंबर्स को? देखिए, ओवरऑल अगर आप बैंकिंग रिजल्ट्स देखें, दे आर मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑन द कोर इनकम साइड एंड नॉन कोर साइड, वो आई थिंक इन लाइन चीज़ें आ रही हैं। कुछ रिजल्ट्स में बिलो एक्सपेक्टेशंस भी आए हैं। आई थिंक जो मंडे को रिपोर्ट आई थी मूडीज़ की, उन्होंने जो आपकी रेटिंग थी उसको चेंज करा है फ्रॉम पॉजिटिव टू स्टेबल। उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, सिर्फ जो मूडीज़ की जो रेटिंग चेंज करने का जो मेन रीज़न ये है कि जो जिस तरह वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपकी इकोनॉमी होगी वो काफ़ी एक रोबस्ट तरीके से बढ़ेगी, पर वो समझते हैं कि जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत ग्रेजुअल है। और सेकेंडली उन्होंने एक और चीज़ हाईलाइट करी है, जो आपकी स्पेशली एडवांसेस ग्रोथ है वो नेगेटिव है, और थोड़ा सा लोन प्रोविजनिंग बढ़ गई है। एंड इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आप बाकी रिजल्ट्स बैंक से देखें जो गोइंग फॉरवर्ड भी हैं, आप उसका ROE देखें और उसकी डिविडेंड यील्ड पे फोकस करें। सो आई थिंक इस वजह से मार्केट या बैंक्स को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट फोकस ऑन गोइंग फॉरवर्ड द रिजल्ट्स। और आप देखिए कौन सा बैंक किस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, किस प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है, किस प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है, और फिर उस तरह आप ट्रेड करें गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू शहबाज। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच।